नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली न्यूज 24x7 पर। जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी सर। सवाल वक्फ बोर्ड को लेकर है और पहला सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें दखल नहीं है क्या, जैसा आरोप लगा रहा है विपक्ष? इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा शॉर्ट में आप अगर बताएं तो। देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है 2025, उस अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी तरह का जो प्रोविजन लाया गया है वो मुस्लिमों के फंडामेंटल राइट को या उनके अपने राइट्स का वायलेशन नहीं करता है। वक्फ बोर्ड में या वक्फ जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें नॉन मुस्लिम्स का मेंबर होना क्यों आवश्यक है, इस बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि जो वक्फ बोर्ड है वो हिंदुओं के और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके जमीनों को भी वक्फ किया जा चुका है। और जो सेक्शन 40 था अमेंडमेंट के पहले वाली वक्फ एक्ट में, उसकी आड़ में गैर मुस्लिमों के जमीनों को भी वक्फ प्रॉपर्टी करके घोषित किया गया है, जो कि आज पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्यूट का विषय बना हुआ है। इसके वजह से जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और चूंकि वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में, वक्फ के अपीलेट ट्राइब्यूनल में हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग उसके मेंबर होते हैं, लिहाजा जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। गैर मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड और उसकी जो अपीलेट बॉडी है वो न्याय दे, इसके लिए आवश्यक समझा गया भारत सरकार के द्वारा और देश के संसद के द्वारा कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि उनको लगे कि उन्हें न्याय मिला है। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और तमाम दर्शक भी हमारे ये पूछ रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में और इसको आप अगर स्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल आया है संशोधित होकर जो है जो मतलब पटल पे रखा गया है, वो जो उसमें समस्या ये है कि जो सरकारी जमीनें वो ही सिर्फ जो है सरकारी जमीनें ही सिर्फ क्लियरेंस में जाएंगी। बाकी वक्फ ने अगर किसी की पर्सनल जमीन को हड़प रखा है तो वो नहीं होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर जो एक प्रोविजन है वक्फ एक्ट के तहत, जो अमेंडमेंट के पहले, तो वक्फ बाय यूजर एक इतना बड़ा पावर था वक्फ बोर्ड के पास कि यूजर के नेम पे मान लीजिए कि एक हिंदू का किराएदार मुस्लिम है तो वो लंबे समय से अगर किराएदार के रूप में रह रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है और वो वक्फ एक्ट के तहत वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये था वक्फ बाय यूजर का विशैला और विकृत रूप। तो भारत सरकार ने अमेंडमेंट के माध्यम से इस वक्फ बाय यूजर को संशोधित किया है और उसमें कई कंडीशंस डाले हैं कि ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, पंचायत, ग्राम सभा की किसी भी जमीन को मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकते हैं यूजर के नेम में। लिहाजा इस पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया। जो आपका प्रश्न है कि सिर्फ ये सरकारी जमीन को क्लियरेंस के लिए तो नहीं है और जो गैर सरकारी लोगों का जो जमीन है उसका क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अमेंडमेंट लाया गया है, क्योंकि ये प्रोविजन है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी गैर मुस्लिम के जमीन को वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के रूप में घोषित करता है तो उसकी अपील की जा सकती है अपीलेट बोर्ड में। अपीलेट बोर्ड है वक्फ एक्ट के तहत, लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ मुस्लिम हुआ करते थे सदस्य उसके। अब चूंकि गैर मुस्लिम को बनाने का प्रोविजन आ गया है तो ये है कि वो वहां जाकर के अपने अधिकार को क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बोर्ड का, अपीलेट बोर्ड का जजमेंट उनके पक्ष में नहीं है तो पहले प्रोविजन ये था कि आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
लेकिन संशोधन के माध्यम से यह रास्ता खोल दिया गया है कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ जो नॉन मुस्लिम जिनका की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ और रास्ता खोला गया है। सर बहुत अच्छा कि आपने इस चीज को क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं, मेल आती है जो कि इस पे सवाल पूछा गया है। सर एक सवाल और है कि क्या सरकार ने इस बिल के जरिए पब्लिक की जो जमीनें हैं उसको सुरक्षित रखने का कोई ठोस गारंटी दी है? देखिए ये सवाल जरूर पिछले से मिलता जुलता है, लेकिन क्या कोई ठोस गारंटी दी है? अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में जो है अगर आप बता पाएं सर इसको। देखिए ऐसा कि जो पहले पावर वक्फ बोर्ड को हुआ करता था अमेंडमेंट के पहले, अब वो ज्यादातर पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर जिले में दे दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के माध्यम से। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट के कई ऑफिसर्स को एम्पावर किया है कि अगर वक्फ का कोई जमीन गलत तरीके से अगर उसका वक्फ कर दिया गया है वो किसी मुस्लिम समाज के सदस्य के द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो इंटरवेन करके उस डिस्प्यूट को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी बिहार में चुनाव है, इस वक्त राजनीतिक पार्टियां भुनाने में लगी हैं। मैं अभी देख रहा था, एक पत्रकार है, वो बेचारी बहुत छोटी उम्र की थी, उसको कुछ मुसलमानों ने घेर लिया। मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूं, मैं कभी धर्म का जो है नाम नहीं लेता, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कहना बहुत जो है विवशता है। तो कुछ मुसलमानों ने उस लड़की को, मैं 19-20 साल की लड़की रही होगी, उसको इसलिए घेर लिया क्योंकि यही सवाल जो मैं सामान्यतः जो है आपसे क्लियर कर रहा हूं, वो सवाल उन लोगों से पूछ रही थी कि वक्फ बोर्ड अगर आया है और वो सबके एक तरह से कहें पारदर्शित रूप में आया है, तो आप लोगों को समस्या क्या है? तो वहां पर उन मुसलमान लोगों ने उसको घेर दिया। पॉलिटिकल पार्टियां उनको एक तरह से कहें कि हथियार बनाकर चल रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भारत का मुसलमान भी इसको समझ पाए कि ये जो बिल है वो सही है और जो है उनके अहित में नहीं है? क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कितना वो समझेंगे, कितना नहीं, लेकिन हमारा काम है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर समझाएं सर। देखिए ऐसा है कि अगर आप वक्फ एक्ट को पूरा अध्ययन करेंगे जो पुराना था अमेंडमेंट के पहले, तो उस वक्फ एक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा लैंड माफियाओं का सिंडिकेट पूरे देश में चल रहा था। और उस लैंड माफिया के सिंडिकेट में कौन लोग थे? जो सफेद पोश नेता थे मुस्लिम समाज के और गैर मुस्लिम समाज के भी, जिन्हें की लैंड माफिया के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। ऐसे लोगों को इस अमेंडमेंट से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविजन दिया गया कि अगर गैर कानूनी तरीके से कोई वक्फ किया गया है तो उस वक्फ को ले करके और जो मुस्लिम समाज के जिनका की प्रॉपर्टी गलत तरीके से वक्फ करके वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया है, उस व्यक्ति को वापस किया जाए। तो आप कल्पना करें कि ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जिनसे जबरन उनके प्रॉपर्टी का वक्फ करा करके वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया है, इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड का एक सदस्य रहेगा। तो ऐसे लोगों को फिर प्रॉपर्टी वापस दी जाए, ऐसी कवायद की जा रही है। तो इससे मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचेगा और मुस्लिम समाज के लोग अपनी संपत्ति को सही तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समाज की जो विधवाएं हैं, उनके प्रॉपर्टी को उनके परिवार के लोग जबरन वक्फ बोर्ड को सौंप दे रहे हैं। उस तरह से जो विधवाएं हैं मुस्लिम समाज की महिलाएं, उनको कितना कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को जो संशोधित कानून आया है उसके माध्यम से पुनः वो प्रॉपर्टी उनको वापस दी जाएगी। तो इस तरह से जो कानून बनाने का काम किया गया, मुस्लिम समाज के हक में ज्यादा और गैर मुस्लिमों के हक में सिर्फ उतना ही है कि अगर उनके प्रॉपर्टी को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो उनकी प्रॉपर्टी भी वापस होगी। तो इस तरह से ये मुस्लिम समाज के लिए ज्यादा और सारे समाज के लोगों के लिए कानून के हक में है
किसी भी तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन फिर भी भड़काया जा रहा है। चलिए उस बात पे आते हैं। आपने कहा कि मुसलमान जो लेडीज हैं, विधवा हैं, उनको जो है बेनिफिट मिलेगा, उनकी जमीनें और सारी चीजें उन पे हड़पी जा रही थी। लेकिन पुरुष प्रधान देश है और खासकर मुसलमानों में अगर हम देखें, उस कम्युनिटी में देखें, तो वहां पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का रहा है। चाहे वो आप मस्जिद में महिलाओं के एंट्री की बात कर लीजिए, सबके अपना धर्म की अपनी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि ये मामला पॉलिटिसाइज नहीं होगा बिहार चुनाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो ये मैसेज देने में कामयाब हो पा रही है, या फिर मैं एक थोड़ा सा आपके जो है प्रोफेशन से हटकर मैं पॉलिटिकल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इसका जो फायदा है वो विपक्ष लेकर जाता दिख रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी समझा पाएगी? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड पर तो मैं देख रहा हूं सर, मैं ग्राउंड पर देख रहा हूं बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, बहुत ज्यादा। हमारे कई मित्र हैं वो ग्राउंड पर इस वक्त हैं और वो परेशान है, और जो है वहां पर तो आप चले जाएं तो आपको गोदी मीडिया कहकर भगा दिया जा रहा है। अगर हमारे जैसा स्वतंत्र पत्रकार जो सवाल पूछने वाला चला जाए, गोदी मीडिया कहकर भगा दिया जा रहा है। तो उनके माइंड में गोदी मीडिया ये सब चीजें ठूस कौन रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां हावी कैसे मतलब हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें लग रहा है आपको कुछ स्टैंड ले पा रही है? देखिए, ऐसा है कि सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, जहां तक बिहार का सवाल है वक्फ कानून को लेकर के, तो आपको मैं बताऊं कि 30 जून को एक बहुत बड़ा मुसलमानों का समागम पटना के गांधी मैदान में किया गया था वक्फ के आड़ में। और किस तरह से वहां के जो विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, उसने इस मुहिम को बहुत ज्यादा हवा देने के का काम किया है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। क्योंकि आपको पता है कि नवंबर 2025 में वह विधानसभा का चुनाव होना तय है, नई सरकार चुनी जानी है। इसके आड़ में जो वक्फ अमेंडमेंट कानून है उसको भुनाने की बहुत ज्यादा कोशिश राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कर रही है। आप यह भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर दिन 20 दिन को वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो उनका यह मकसद है कि अपने एलआई यानी आरजेडी के साथ मिलकर के किस तरह से ये वक्फ कानून को हवा दिया जाए, ताकि वहां का मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो एन ब्लॉक और बड़े तादाद पर वोट गठबंधन के पक्ष में करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट कानून को भारतीय जनता पार्टी और वहां का जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यू है, वो लोगों को समझा रही है कि ये किसी भी तरह से मुस्लिम समाज के विरुद्ध नहीं है, मुस्लिम समाज के हक में है। और किस तरह से वक्फ बोर्ड और पर भू माफियाओं का कब्जा है, और भू माफिया जो हैं वो किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को बरगला करके वो सरकार के विरुद्ध, खासकर एनडीए के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उकसाना चाह रहे हैं। तो ये बात बीजेपी का काडर और जनता दल यूनाइटेड का काडर लोगों के बीच में जाकर के कह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि तो 30 जून का जो समूह हुआ पटना के अंदर में, उसको दोनों ही विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी ने हवा देने का काम किया, लेकिन उसका जो प्रतिकूल असर देखने को मिलना चाहिए था पूरे बिहार में, ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से उस खेमे में भी बहुत बड़ा माने वो लोग निराश हैं, बेतहाश हैं कि मुस्लिम समाज को जिस तरह से उग्र बनाने की उनकी कोशिश थी, वो उग्र स्वभाव उनका अभी तक देखने को नहीं मिला है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार का मुस्लिम समाज प्रबुद्ध है, सुलझा समाज है, वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के उकसावे में आकर के कोई कदम नहीं उठाएगा कि बिहार का जो एक सेकुलर जो एक ताना बाना है उसको किसी तरह से आघात पहुंचे। सर एक आखिरी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ही जवाब से मैंने वो प्रश्न निकाला है और बहुत जरूरी है। आपने कहा कि जो मुसलमान समाज है वो समझेगा, तो मेरा अपना मानना है, हो भी सकता है कि वो समझ जाए। मेरा अपना मानना है कि समझे या ना समझे,
अगर बात चुनाव की आती है तो मुसलमान वोटर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार कितना भी मुस्लिमों के हितैषी पहले रहे हों और बाद में भी जो है रहे हों, कभी भी रहे हों। जैसे ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तुरंत ही वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए, और जैसे उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा था, वो तुरंत ही मुसलमानों के हितैषी हो गए थे। सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि सर मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारा सेकुलर गैंग है, मैं गैंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेकुलर का मतलब जो असली है वो लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए गैंग का प्रयोग मैं कर रहा हूं। क्या वो समझेंगे? क्या सेकुलर लोग, जो सेकुलर वोटर है, जो अपने आप को मानता है कि मैं सेकुलर हूं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, बहुत अच्छी बात है, जो ये मानकर मतलब अपने दिमाग में बिठा रखा है भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट, माफ कीजिएगा, कम्युनल जो है राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण करती है, क्या वो समाज मुसलमान समाज को तो विपक्ष लेकर जाएगा? एक तरफ इंडी गठबंधन लेकर, इंडिया गठबंधन जो है वो लेकर जा रहा है, लेकिन क्या हिंदुओं को संभाल पाएंगे? जैसे कि 2024 में हुआ, सबने देखा, अब 2025 में, क्योंकि सर मुझे लगता है, मैं एक ये कहूं कि मुझे लगता है अगर ये चुनाव हार जाती है एनडीए, तो बहुत मुश्किल है ये सरकार को 2029 तक चलना, जो अभी सत्ता में है सेंट्रल में। सौरभ जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जहां तक बिहार के एनडीए का सवाल है, बिहार में एनडीए का जो राजनीतिक धरातल है वो अत्यंत मजबूत है, और इतनी मजबूत है कि वहां पर जो विपक्षी जो घटक है, जो महागठबंधन का कोई दाल नहीं कर रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिया। 30 जून को पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम समाज की रैली, तो एक तो वो पक्ष है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब से एनडीए की सरकार है, क्या बिहार के अंदर एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा देखने को मिला है? एक भी दंगा कोई नहीं बता सकता है कि बिहार के अंदर एनडीए के शासनकाल में हुआ हो। तीसरी बात कि बार बार विपक्ष जो वहां का है, ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के चक्कर में है। आज अब अभी देखेंगे कि बिहार के अंदर अचानक हिंसा बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? जो आए दिन मर्डर वगैरह जो हो रहा है, उसके पीछे भी विपक्षी दल है। क्योंकि अभी आप देखेंगे पटना के अंदर जो एक घटना घटी है, खेमका साहब की हत्या हुआ है, उसमें भी जो जिन लोगों का नाम आया है, वो भी उनका भी तार विपक्ष से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से विपक्ष के लोग एन किन प्रकारेण बिहार में एनडीए गवर्नमेंट को सत्ता से बाहर करने के लिए एक के बाद एक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लग रही है। अभी चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश जी की जो मैजिक है वो बरकरार है। और आप देखेंगे कि जनता, जब इस बार भी चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और विपक्षी दल का वहां दाज इस बार भी नहीं करने वाला है। तीसरी बात मैं बताऊं कि वहां का जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, वो आज भी एनडीए के साथ है, और पसमानदा समाज पिछले बार भी एनडीए के साथ था, इस बार भी एनडीए के साथ है। और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड का ये मामले को चाहे जितनी हवा दे, जितना तूल देने की कोशिश करे, पसमानदा समाज का जो समर्थन है एनडीए को, उसके वजह से इनका ये मुहिम बिल्कुल असफल हो जा रहा है। ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूँ, एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। आने वाली अभी पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, क्या लगता है क्या देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में? क्योंकि वक्फ को लेकर जब इतना ग्राउंड पर ये कर रहे हैं, तो कुछ ना माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है कि ये सफलतापूर्वक चल पाएगा सेशन, या ये भी इस बार मतलब विपक्ष के इसी जो नंगा नाच होता है इनका, उसी में जो है धुल जाएगा? सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि अमेंडमेंट से संबंधित सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकाल के पहले इनके पिटीशन पर त्वरित सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ के लिए उस जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। वो जजमेंट आने वाला है, तो जब तक जजमेंट नहीं आता है, और जजमेंट किस तरह का होगा इंटरिम रिलीफ को लेकर के,
इन तमाम बातों को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले लोकसभा के सेशन में विपक्ष जो है किसी तरह का वो हंगामेदार स्थिति पैदा करेगा। और वो ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि उन्हें देश के संविधान के लिए, देश के जुडिशरी के लिए और संवैधानिक संस्थाओं के लिए उनके दिल में कोई अहमियत नहीं है, कोई उनके लिए एक तरह से कहे कि रेस्पेक्ट नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर वो संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हो, संवैधानिक संस्थाओं में उनकी आस्था है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओनली न्यूज़ 24x7 से जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है 9717458653। इस पर आप हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहें ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत